तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज 4 सितंबर है, इसके आपके शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके बारे में। और बता दूं, ये जो वीडियो है ये बाईलैंग्वेज रहने वाली है। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर डाले हैं। बाकी अगर कुछ एक क्वेश्चन से एक दो रह जाते हैं तो वो मैं वैसे बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग है इसका एनालिसिस लास्ट के अंदर रखा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुर्गापुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है किस नदी के ऊपर स्थित है? तो अपने से पूछा था, नदी का नाम पूछा था, तो ये हो जाएगी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर के ऊपर स्थित है। और बोकारो भी इसी के ऊपर है। जो बोकारो स्टील प्लांट है वो भी इसी के ऊपर स्थित है। और अगर पूछें कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया था हमने, तो ये बनाया था ब्रिटेन की सहायता से। आपको पता होगा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही था। तो हमने इसके अंदर 3-4 प्लांट स्थापित किए थे। जिस कौन कौन से थे? तो वो थे, एक तो भिलाई वाला, भिलाई, राउरकेला, एक ये दुर्गापुर था। और ये दुर्गापुर की अगर पूछ ले कि किसके अंडर में आता है, तो ये आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है ये। सेकंड 5 ईयर प्लान में करा गया था। फर्स्ट वाला तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली फोकस्ड था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछे थे कौन है, और ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली की सीएम तो हो जाएंगी रेखा गुप्ता। और इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा शालीमार बाग। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएशन में पूछा था, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी बार बार पूछ रहा है। 3-4 बार तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ही आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और ये सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक होते हैं, जो आप लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, वही क्वेश्चन लेके आते हैं। मन से कोई भी क्वेश्चन नहीं डालते। इनकी लैंग्वेज ज़रूर आपको थोड़ी सी इधर उधर लग सकती है, क्योंकि इनको क्वेश्चन की फॉर्म देने के लिए हमको डिज़ाइन करते हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? विच प्रोविजन वाज एक्सटेंडेड अंडर द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जो 104वां संविधान संशोधन था, इसके अंदर किया गया था जो एससी और एसटी हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब जो हैं, इनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ाया था। 10 ईयर का रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था। किस फील्ड के अंदर? तो ये करा था लोकसभा और राज्यसभा के अंदर करा था। ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें। पूछे कि कब तक बढ़ाया था, तो ये बढ़ाया है 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है ये। और एक और हुआ था इसके अंदर, एंग्लो इंडियन जो है, पहले 2 सीट रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन की, तो वो भी कट कर दी, एंग्लो इंडियन भी हटा दिया था। इसके अंदर हुआ कब था ये? तो 104 हुआ था 2019 के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के बारे में पूछा है। किस वर्ष एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? संस्कृत वाज डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन विच ईयर। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है संस्कृत को कब मिली? तो ये मिली थी 2005 में। किसके बाद में? इससे पहले थी तमिल। तमिल को मिला था 2004 में, फिर संस्कृत को मिला, फिर मिला तेलुगु को। तेलुगु को मिला 2008 के अंदर, फिर मिला कन्नड़ा को, ये भी 2008 में ही मिला था। और ये इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस की हैं सारी की सारी चीज़ें। मलयालम बनी थी फिर उसके बाद, तो ये 2013 में, और फिर ओडी आई थी 2014 के अंदर। ये मैंने इससे पहले वाला जो अभी जस्ट 2 घंटे पहले अपलोड किया था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ मैं सारी चीज़ें। 2005 में आई थी। अभी टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएंगे 11 क्लासिकल लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं, आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बता दूंगा कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो इससे आपके क्लियर हो जाएगा। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिनको अपन रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब फिर से काम में नहीं ले सकते, फिर से उनको जनरेट नहीं कर सकते, मतलब जो वापस से रिन्यू दोबारा यूज़ में नहीं आ सकते, यूज़ में नहीं आ सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कौन कौन से होते हैं, तो एग्जांपल से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, गैस हो गई, ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल की है। और रिन्यूएबल मतलब जो नवीकरणीय है वो कौन से हैं, अगर रिन्यूएबल की बात करें पूछे तो ये कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जिनको अपन रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर देखें तो ये हो जाएंगे, सोलर हो गया, सोलर ख़त्म थोड़ी होता है अपना, सूर्य ऊर्जा जो है वो, विंड एनर्जी भी नहीं ख़त्म होती, और जियोथर्मल एनर्जी जो जनरेट होती है अर्थ की हीट से वो भी नहीं ख़त्म होती। जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जैसे गर्म जो पानी निकलता है धरती के अंदर से, उससे बनती है ये। विंड जो विंड टरबाइन तो आपने देखी होंगी, जैसे ये बड़ी बड़ी चक्कियाँ लगी रहती हैं, पवन चक्की बोलते हैं जिनको, वो घूमती हैं, फिर उसके बाद में वो अल्टरनेटर को देती हैं, वहाँ से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। और सोलर का आपको पता होगा, सोलर प्लेट्स आती हैं, इनको अपन सूरज की जो रोशनी होती है उसके अंदर रख देते हैं, जिससे फोटोन्स टकराते हैं, वो फोटोन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में वाइब्रेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सोलर का हो गया। पेट्रोल जो है ये अपन कच्चा तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल जो होता है, जो क्रूड ऑयल होता है वो निकालते हैं, फिर उसको हीट करते हैं रिफाइनरी के अंदर, जिसमें पेट्रोल निकलता है, गैसेज निकलती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, डीजल निकलता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर निकलती हैं। एक क्वेश्चन था रैम एंड रोम से, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं क्या था, बट इससे पहले वाले वीडियो जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने डिस्कस कर लिया था कि ये वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। मतलब इसका मतलब क्या होगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का, तो ये होगा कि ऐसी मेमोरी जो पावर से डिस्कनेक्ट होते ही, पावर से डिस्कनेक्ट होते ही सारा डेटा साफ कर दें, डिस्कनेक्ट डेटा क्लियर, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, तो वो होती है वोलेटाइल। मतलब जैसे ही अपन ने पावर डिस्कनेक्ट करी इसका डेटा उड़ जाएगा। रोम कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, ये मतलब सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि आप डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, ये एज इट इज़ चलती रहेगी। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी होती है, ये हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि रैंडमली एक्सेस करती है, फास्ट होती है, इस वजह से। दो पार्ट होते हैं इसके, एस रैम डी रैम। जो एस रैम होता है मतलब स्टैटिक रैम, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से फास्ट होता है। जो डायनामिक रैम होती है डी रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से स्लो होता है। इसके हमने डिस्कस करे थे, एम रोम, मास्क्ड रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक थी डब्ल्यू रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हम सब देख चुके हैं पहले ही। इससे पहले वाले में देखा था हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स देखे थे, जो कि होते हैं रजिस्टर, कैशे मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये सारे होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, ये ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म करती है, प्लस माइनस जो जोड़ गुणा भाग, ये सारे के सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगी। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट जो अपने डेटा होगा उसको कंट्रोल करेगी, कितना डेटा का फ्लो करवाना है, कितना रोकना है, ये सब। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पूरी कम्युनिटी है, कोई डाउट आए तो आप वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो आप हमें कर सकते हैं, और यही एक डिमांड करते हैं हम आपसे, ये इतनी सारी मेहनत के बदले में।
पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है, कितने विषय हैं फंक्शनल आइटम इन पंचायती राज व्यवस्था। तो ये भी मैंने शायद, हाँ, इससे पहले वाले अभी जो 2 घंटे पहले लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस किया था और मैंने बताई भी थी। तो इसके फंक्शनल आइटम हर बार डिस्कस करता हूँ मैं। 29 हो जाएंगे इसके फंक्शनल आइटम। म्यूनिसिपैलिटी का अगर पूछे तो इसके हो जाते हैं 18। कब बनी थी पंचायती राज? तो ये बनी थी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, उससे बनी थी पंचायती राज जो है ये। पहली पंचायती राज जो है वो नागौर के अंदर स्थापित करी थी, पर उस टाइम पर ऑफिशियली नहीं था। जो इंडिया के अंदर ओवरऑल डिक्लेयर किया, नागौर राजस्थान के अंदर जो ओवरऑल इंडिया के अंदर डिक्लेयर किया था वो 1992 के अंदर किया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर हुआ। इससे बनी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और ये पंचायत। यही इसके अंदर। और तो क्या पूछेगा ये याद कर लेना कौन से अमेंडमेंट से बनी थी, ये बार बार पूछ रहा है तो फिर से पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आरिज ए मुमालिक कौन होता है, मतलब कौन सी पोस्ट होती है, दिल्ली सल्तनत में पूछी थी। तो ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया क्वेश्चन, तो ऐसे इतनी घटिया लैंग्वेज लग रही होगी आपको क्वेश्चन की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आरिज ए मुमालिक जो है ये चीफ मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑफिशियल होता है। चीफ मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जो क्या रखता है, ये नज़र रखता है किसके ऊपर? दीवान ए अरज जो है इसके ऊपर नज़र रखता है। पूछेंगे आपकी दीवान ए अरज क्या होता है, तो ये आर्मी का ही होता है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम विच मानसून विंड। जो तमिलनाडु है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तमिलनाडु है ये सबसे ज़्यादा मानसून कौन से हवाओं से प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा बारिश कौन से मौसम में होती है, कब होती है, कौन सी हवाओं की वजह से होती है। तो ये बता दूं, जो रिट्रीटिंग जो लौटता मानसून है, लौटता मानसून मतलब जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उससे सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। और ये कब होता है? ये होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। बाकी नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है इससे मिलती है इसको, और साउथ वेस्ट जो मानसून है इससे भी मिलती है बारिश। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों से, मतलब जब मानसून जाता है, एंटर करता है, एंटर के टाइम पर भी तमिलनाडु से बारिश करता हुआ जाएगा, और जब एग्जिट करेगा लौटता हुआ तब भी बारिश करता हुआ जाता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेबनान का प्रेसिडेंट पूछा था, जो लीडर है लेबनान का वो कौन है अभी करंट के अंदर? तो ये हो जाएंगे जोसेफ आउन जो हैं, जोसेफ आउन लेबनान के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कब बने थे? 9 जनवरी 2025 को बने थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1933 के हरिजन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितने दिन का उपवास रखा? तो सबसे पहले बता दूं, हरिजन आंदोलन जो है ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब कुओं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, दूर बिठाते थे, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से 1933 के अंदर महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन किया और इसमें इन्होंने 21 दिन का उपवास किया, 21 डेज का उपवास किया 1933 के अंदर। और 1932 का अगर पूछे तो इसमें हुआ था पूना पैक्ट। किस किस के बीच में? तो ये हुआ था महात्मा गांधी प्लस BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष कौन था? तो 1885 में स्थापना हुई थी। 1885 में हुई थी स्थापना। कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी। अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे व्योमचंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल है
जो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कौन सा अनुच्छेद है जो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 13। क्या बोलता है ये एम्पावर करता है, एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट दे कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्टिकल्स आप एक बार ज़रूर देखना, आर्टिकल से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। एक तो आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं ये कौन से, जो 100 से 105, जो 100 के बाद वाले हैं ना 106 तक, ये एक बार अच्छे से देख लेना। और एक जो मेन है जैसे 73 हो गया, 74 हो गया, ये भी देख लेना। 42 हो गया, 44 हो गया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। कंचनजंगा जो है ये अपने भारत की हाईएस्ट पीक है। तो ये पूछा है कौन से बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है, तो ये इंडिया और जो नेपाल का बॉर्डर है उसके ऊपर लोकेटेड है, इंडिया प्लस नेपाल के बॉर्डर पर। इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट हो जाएगी 85 मीटर, 8586 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। सेकंड अगर हाईएस्ट पूछ ले, सेकंड हाईएस्ट तो ये हो जाएगी नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये पूछा है अपने से। तो इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और अगर एयरफोर्स डे, एक बार आर्मी डे का बता देता हूँ। आर्मी डे किसके, जो एम करियप्पा थे, एम करियप्पा जब है इन्होंने फील्ड मार्शल बने थे फर्स्ट टाइम, फील्ड मार्शल बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। फर्स्ट फील्ड मार्शल बने थे ये एम करियप्पा, तो इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर पूछ ले कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयर फोर्स की अगर पूछे तो एयर फोर्स डे जो है ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंभू महाराज के बारे में पूछा है, किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इनका नृत्य पूछा है कौन से नृत्य से थे। शंभू महाराज वाज रिनाउंड पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद विच डांस, तो डांस हो जाएगा कथक। अगर घराना पूछता तो ये हो जाता लखनऊ घराना। लखनऊ घराना हो जाएगा। अगर पूछे कि जन्म कब हुआ था तो 1910 में जन्म हुआ था, कहाँ पर, लखनऊ में ही हुआ था। और डेथ कब हुई थी, तो डेथ हुई थी 1970 के अंदर। यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओवरऑल अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वाला इजी रहा था, ये जो शिफ्ट थी ये इजी थी काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही थे। बाकी मैथ भी ज़्यादा टफ नहीं आई थी और रीजनिंग भी। मैथ के टॉपिक्स मैं बता दूँ आपको, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जो आपने देखा होगा अभी तक वही टॉपिक्स फॉलो हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया। मैथ और रीजनिंग के अंदर मेनली फोकस कर रखा है वो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। और ये नंबर सीरीज हो गई, एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ये इनके ऊपर फोकस कर रखा है मेनली। मैथ में अगर बात करें SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, परसेंटेज, इनके ऊपर फोकस्ड है। एक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है सिंप्लीफिकेशन से, तो ये सब ही है। एक ट्रिग्नो से एक डाल रहा है, एक ट्रिग्नो से डालेगा, हर बार एक डाल रहा है ट्रिग्नो से, और एक जो ये है क्या बोलते हैं यार, ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री से डाल रहा है। तो यही है मैथ और रीजनिंग का। और आपको बता दूं जो करंट है ये काफ़ी रिपीट हो रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। इस बार ओवरऑल ईजी रहा था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिलेगा।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।